नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के ऊपर है। देखिए, इंडिया और चाइना के रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि हमारे जो एक नेबरिंग स्टेट है वो आपका पाकिस्तान भी है और एक चाइना भी है। तो पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, बॉर्डर से रिलेटेड भी है और आपके टेररिज्म से रिलेटेड भी है। क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली कंट्रीज में आपका पाकिस्तान का नाम आता है। और पाकिस्तान की अगर बात देखी जाए तो उनका एक मेन मुद्दा ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से जो इंडिया है उसको इंस्टेबल बना के रखे, वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहे। खैर, पाकिस्तान जो करता है वो आपका टेररिज्म है, ठीक है, और उस चीज से हमें ज्यादा परेशानी तो है ऑब्वियसली, लेकिन उस चीज को हैंडल करना इंडिया ने काफी अच्छी तरह से सीख लिया है। अभी अगर आप देखेंगे 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनमें कुछ सुधार भी देखने को मिला है। एक्चुअल ग्राउंड में क्या रिपोर्ट है वहां पर जाके ही पता लगेगा, बट हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो न्यूज़ के थ्रू आ रही है, चाहे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, या फिर अगर हालात भी देखे जाए लाल चौक में, श्रीनगर में, तो वहां पर काफी सुधार देखने को मिलते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि G20 की मीटिंग भी एक आपकी जो जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी, तो हालत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है हमें। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन मेरे ख्याल से कुछ इस तरह ही चलते रहेंगे, और जब तक ये कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, जिसकी की चांसेस काफी कम नजर आते हैं कि वो जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो, और ये इस तरह के रिलेशन ही पाकिस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमें चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। वो कागजी तौर पर या फिर बाहरी तौर पर काफी अच्छे नजर आते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। कन्फ्लिक्ट्स बेशक कुछ हुए हैं, बट वो इतने ज्यादा नहीं है जितना अगर पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर करके देखें। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ ऐसे हैं जो इन रिलेशंस को फॉलो करते हैं इंडिया चाइना के। उनका मानना ये है कि भारत के लिए जो असली समस्या है वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि वो चाइना है। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है, एक तो वो आपकी जो चाइना है वहां पर जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी है एक्सपेंशन की। माओ जेडोंग से अगर बात करें, जिस टाइम पे चाइना की वहां पर शुरुआत हुई थी एज अ कंट्री, उस टाइम से ही चाइना का इस तरह की थॉट रहा है, इस तरह की आइडियोलॉजी रही है कि चाइना को जितना हो सके एक्सपेंड करना है, चाहे वो लैंड एरिया की बात करें चाहे वो ओशंस की बात करें। अब चाइना के एक्सपेंशन से इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी अगर चाइना इंडिया के बॉर्डरिंग या नेबरिंग स्टेट ना होता, बट इंडिया का जो अच्छा खासा एक बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है, और बहुत सारी ऐसी टेरिटरी है जहां पर चाइना क्या है, इंडिया के बॉर्डर की जो इंडिया की जो टेरिटरी है उस पर क्लेम करता है। और चाइना क्या है, इकोनॉमिकली भी काफी स्ट्रांग है। अगर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो उस केस में भी चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना जो है, वहां पर अगर किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो वो इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उन हालात को देखते हुए इंडिया को काफी साल हो चुके हैं, आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, 75 से ज्यादा हो चुके हैं। इन सालों में इंडिया ने इजीली पाकिस्तान को टैकल करना, किस तरह से पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने हैं, वो सब चीजें सीख ली हैं। बट चाइना इंडिया के लिए एक नई चीज है, जो कि क्लेम करता है कि वो भारत का फ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जो पॉलिसीज है वो इंडिया के अगेंस्ट है। कम से कम जो पाकिस्तान है उसका ऐसा क्लेम नहीं है कि वो इंडिया का समर्थन करता है, साथ देता है, बट हाँ, अगर दुश्मन है तो सामने नजर भी आता है। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना अलग अलग जगह पे, अलग अलग फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम्स हो, चाहे बॉर्डर की बात करें चाहे इकोनॉमिकली बात करें, इंडिया का बिल्कुल एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है जो कि इंडिया की डेवलपमेंट नहीं देख सकता है। तो इसीलिए जो हमारे डिफेंस के जानकार हैं उनका कहना ये है कि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है बजाय कि पाकिस्तान के, तो हमें चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखिए, ये हालत तो आज की है जो हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और इंडिया चाइना की अगर आप पॉलिसीज भी देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है गवर्नमेंट की। लेकिन अब इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, हमें ये जानना जरूरी है। तो जो हमारा सवाल है वो है कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। अब देखिए, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में हमें बात करनी है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और अभी इसमें क्या प्रेजेंट सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा जो कि चाइना और इंडिया के ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई उसको जानने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए,
सिल्क रूट की। हम सिल्क रूट की बात क्यों कर रहे हैं? सिल्क रूट एक्चुअली में एक ऐसा रूट था जो कि चाइना होते हुए, इंडिया होते हुए आपका जो मिडिल ईस्ट की जो जगह है वहां तक जाया करता था। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का एरिया है। तो ये जो सिल्क रूट था आपका चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए, और यहाँ से मिडिल ईस्ट जो है आपका वहां तक जाया करता था। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ ठीक थे, क्योंकि इंडिया में और चाइना की अगर मैं बात करूं तो दोनों जगह पे क्या था, कंट्री नहीं थी, वहां पर जो किंग्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करते थे, तो वो ट्रेड रूट चला करता था। और अगर बात भी की जाए तो आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे जो रिलीजन है उनका ओरिजिन हुआ है, बीइंग अ कंट्री जहां पर आपके बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, इतने सारे रिलीजन का ओरिजिन हुआ है। और कुछ रिलीजन ऐसे भी हैं जो यहाँ से शिफ्ट भी किए हैं, ओरिजिन इंडिया में हो रहा है लेकिन वहां से वो शिफ्ट किए गए चाइना के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धिज्म। तो कल्चरल एक्सचेंज भी अच्छा खासा रहा है। इकोनॉमिकली देखें तो वो भी चाइना अच्छा खासा पार्टनर रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस एंशियंट टाइम की, जिस टाइम पे राजा वगैरह हुआ करते थे भारत के अंदर, देश जैसा कुछ नहीं था। अब देखिए हुआ क्या कि 1947 जब हमारा देश आजाद हो जाता है, उसके 2 साल बाद 1949 में जो आपका चाइना है उसकी एक एज अ कंट्री फॉर्मेशन होती है। वहां पे जो एम्पायर था वो खत्म हो जाता है और एज अ कंट्री, देश के रूप में चाइना की फॉर्मेशन होती है 1949 में, जिसको फिर आपका कहा जाता है आज तक पीआरसी, मतलब कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना। तो चाइना की फॉर्मेशन हो जाती है। अब चाइना की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि चाइना अपने जो आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ जो मित्रतापूर्ण संबंध है उनको बनाने की कोशिश करता है। अब अगर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि नया नया कोई देश बन रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब नया देश वो बन रहा है तो वो यही कोशिश करेगा कि आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हों। क्योंकि अगर आप नए किसी जगह में, नया देश बन रहा है और वहां पर आपके दुश्मन ही नजर आ रहे हो चारों तरफ, तो आपका वो जो कंट्री है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि आप तो अभी बने हो, तो आप कैसे ही किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर में जा सकते हो या लड़ सकते हो। तो जो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, उसके बाद 1954 की अगर बात करें तो ये ऐसा ईयर है जिस टाइम पे इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता था। ये पंचशील एग्रीमेंट ऐसा था जिसके अंदर 5 पॉइंट्स थे, और ये जो 5 पॉइंट्स थे पंचशील एग्रीमेंट के अंदर, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये बात करते थे एक चीज के बारे में, वो थी आपकी क्या, पीस, शांति के बारे में, कि इंडिया और चाइना क्या करेंगे, क्योंकि 1947 देश आजाद हमारा हो रहा है और 1949 चाइना जो है एज अ कंट्री उसकी फॉर्मेशन हो रही है 2 साल बाद, तो दोनों देश नए थे, तो ये चाहते थे कि इनके बीच में पीस आपकी बनी रहे। अब देखिए उस टाइम पर इंडिया और चाइना के हालात अच्छे थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसलिए आपने सुना भी होगा हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के कई सारे जो स्लोगन हैं आपको हिस्टोरिकली देखने को मिलते हैं। तो ये पंचशील एग्रीमेंट हुआ, इसमें पीस के ऊपर बात हुई कि हम जो है इस पूरे एरिया में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि 1959 की अगर मैं बात करूं, 1959 में जो चाइना है वो अपना जो लद्दाख वाला जो रीजन है, इंडिया का जो लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देता है। 1959 के अंदर जो चाइना है वो लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पर रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। अब अगर आप सोचो कि कोई आपका मित्र है और उसके बाद आप उससे उम्मीद करोगे कि वो अच्छे जो काम है वो आपके लिए करेगा, आपका बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन चाइना क्या कर रहा था 1959 में, उसने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी इंडिया के लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पर। अभी अगर आप देखेंगे इंडिया और चाइना के मैप में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला कुछ इतना हिस्सा जो है चाइना के अंदर चाइना जो है उसे एडमिनिस्टर करता है। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में जब 1962 की वॉर होती है उसके बाद क्या है, चाइना इस हिस्से को हथिया लेता है। उस वॉर के अंदर इंडिया की हार हुई थी, तो ये जो हिस्सा है अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है अभी तक ये चाइना एडमिनिस्टर करता है। और इंडिया का क्लेम है कि ये इंडिया का पार्ट है, क्योंकि ये वॉर जो हुई थी उससे पहले इंडिया का ही हिस्सा था। लेकिन अब चाइना क्या करता है, उसका क्लेम है कि ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, लद्दाख का इधर वाला हिस्सा है, ईस्टर्न साइड का, वो सारा चाइना का हिस्सा है। चाइना तो और भी जितने पार्ट्स हैं इंडिया के, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर सिक्किम के अराउंड की बात करें, और आपका जो लद्दाख वाला हिस्सा है उसकी बात करें जहां पेंगोंगत्सो लेक है आपके, उस हिस्से पे भी चाइना क्लेम करता है। बट इंडिया तो अपनी टेरिटरी नहीं दे सकता, ठीक है। तो 1959 में जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना क्या है, लद्दाख के पास रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है।
अब चाइना का ये उस टाइम का टाइम पीरियड चल रहा था जिस टाइम पे जो चाइना है वहां पर जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है चाइना की, उसको बढ़ाने की, चाइना को एक्सपेंड करने की, वो अपने चरम पे थी। अगर इसी में डायरेक्शन में अगर बात करूं तो 1959 ही आपका वो वाला साल है जिस टाइम पे आपके जो दलाई लामा हैं, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के सबसे बड़े हेड होते हैं, वो चाइना के तिब्बत को छोड़कर इंडिया के अंदर आए थे। दलाई लामा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए दलाई लामा क्या होता है, तिब्बत की कैपिटल है लहासा, वहां पर दलाई लामा रहा करते थे। और दलाई लामा एक्चुअली में ये एक पोस्ट है, ठीक है। जिस तरह से किसी भी रिलीजन में हाईएस्ट, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर बात करें तो पोप होती है, पोप एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसी तरह से जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके अंदर दलाई लामा एक पोस्ट होती है। तो ये जो दलाई लामा थे ये तिब्बत के लहासा में रहा करते थे, जो तिब्बत की कैपिटल थी। और तिब्बत एक ऐसा रीजन है जो कि धर्म की भी बात करें तो बड़ा पीसफुल धर्म है, जो पीस को मानता है, शांति बनाए रखने में यकीन करता है, ऐसा धर्म बुद्धिज्म है। और तिब्बत की अगर मैं बात करूं तो वहां के जो लोग हैं वो भी बड़े शांत हैं। तिब्बत के लोगों की पीसफुल नेचर है, वहां का जो रिलीजन है वो भी पीस को, शांति को बनाए रखने की पहल करता है। तो ये पूरा रिलीजन और ये पूरा जो एरिया है तिब्बत का, यहाँ पर जो चाइना था वो अपना कब्जा करना चाहता था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में और तिब्बत उस टाइम पे वहां पे राजा हुआ करता था। तिब्बत में जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे तिब्बत में एक राजा हुआ करता था। और तिब्बत के अंदर अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, तिब्बत से ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा, वहां पर आपको मंगोलिया नजर आएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इंडिया है, यहाँ तक आपके नेपाल की बाउंड्री है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तिब्बत नजर आता है, ठीक है। और तिब्बत से ऊपर ही अगर आप जाएंगे तो इस तरफ को आपको मंगोलिया नजर आएगा, मंगोलिया, मंचूरिया, और इस तरह से करते करते ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, आपका रशिया आ जाएगा। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उनके कॉलोनियल जो कंट्रीज है, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, इन कंट्रीज पे किसी भी तरह से जो रशिया है उसका इन्फ्लुएंस ना आए। क्योंकि रशिया भी एक्सपेंड कर रहा था, ब्रिटिशर्स भी एक्सपेंड कर रहे थे, तो रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पर ना आए या फिर उसके आसपास भी ना पहुंचे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तिब्बत के जो राजा थे उनके साथ ट्रीटी साइन की थी कि ये वाला जो हिस्सा है, उन्होंने बॉर्डर डिमार्केट किया था कि ये वाला जितना हिस्सा होगा ये सारा क्या होगा, आपका इंडिया का हिस्सा होगा, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा, और उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो तिब्बत का हिस्सा होगा। अब ये तो ट्रीटी बिल्कुल सही थी क्योंकि ये तिब्बत और इंडिया के बीच में हुई थी। लेकिन चाइना इस ट्रीटी को मानने से मना कर देता है जब चाइना की फॉर्मेशन हो जाती है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये तिब्बत वाला जो हिस्सा है वो चाइना का उस टाइम पे पार्ट था, जो राजा वगैरह हुआ करते थे तो उनका हिस्सा पड़ता था तिब्बत के साथ में। तो जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, लेकिन चाइना को पार्टी नहीं बनाया गया। तो चाइना ने क्या किया, जब चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद चाइना ने ये जो ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स के बीच में और तिब्बत के राजा के बीच में, उसको मानने से मना कर दिया। अब अगर आप उस ट्रीटी को ही नहीं मानोगे तो ये जो बॉर्डर एरिया है जो उस टाइम पे डिमार्केट किया था, आप इसको भी मानने से मना कर दोगे। तो चाइना ने इसी तरह से किया। उन्होंने क्या किया, 1959 में तिब्बत का जो एरिया था, क्योंकि अब पहले तिब्बत स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जब एक कंट्री की फॉर्मेशन हो जाती है, पीआरसी की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो वहां पे आर्मी भी है, कंट्री भी है, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। अब तिब्बत के, जैसा मैंने बताया, शांति प्रिय लोग हैं, उनके पास तो कोई आर्मी नहीं है, तो वो तो अपना शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, धार्मिक लोग हैं। तो चाइना क्या करता है, तिब्बत के अंदर अपनी आर्मी जो भेजनी है वो स्टार्ट कर देता है। 1954, 55 से ये कंटिन्यूसली चला जा रहा था। और फाइनली क्या होता है, 1959 में चाइना जो है अपनी आर्मी जो लहासा तक पहुंचा देता है, जो तिब्बत की कैपिटल थी, और जहां पर दलाई लामा रहते हैं उनके जो पूरा महल था या फिर जो भी वो स्ट्रक्चर था, उसके चारों तरफ से क्या है, जो चाइना की आर्मी थी उसको घेर लेती है। अब डर ये था कि जो चाइना है वो दलाई लामा को किडनैप करना चाहती है, क्योंकि दलाई लामा ही एक ऐसे पॉलिटिकल गुरु भी थे और रिलीजियस गुरु भी थे जो तिब्बत को आजाद रख सकते थे। और चाइना को ये चीज पसंद नहीं थी, तो वो क्या करते हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि हम दलाई लामा को किडनैप कर लेंगे और जबरदस्ती उनसे साइन करवा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सब हो पाता, दलाई लामा 1959 को ही आपकी विंटर्स में वहां से तिब्बत से भाग आते हैं और पैदल पैदल वो आपके तिब्बत से चलते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत के अंदर आ जाते हैं। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे,
वो दलाई लामा को इंडिया के अंदर जो है वो एंट्री करने देते हैं और उनको यहाँ पर असाइलम प्रोवाइड करते हैं। वहां से दलाई लामा को क्या है शिमला में, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला जगह है, वहां पर उनको रहने के लिए पूरा जो अरेंजमेंट है किया जाता है। सो ये इंडिया के लिए करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, एक ऐसे रिलीजियस जो हेड थे रिलीजन को, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो कि बुद्धिज्म के थे। पहली चीज तो ये, और दूसरा क्योंकि ये भारत के अंदर जो चीज है, जो भारत की जो गवर्नमेंट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी कि जो बुद्धिज्म है उसको, रिलीजन को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो दलाई लामा को वहां पर असाइलम है जो प्रोवाइड करते हैं। अब ये चीज हो जाने के बाद क्या होता है 1962 में, इस बात से चाइना बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव हो जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। और उन्होंने एक ऐसे आदमी को इंडिया के अंदर रहने की परमिशन दी है जिसको चाइना क्या है अपने टेरिटरी में मानता था कि वो आदमी जो है चाइना को एक्सपेंड करने से रोक रहा है। तो चाइना इस बात से क्या हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, और जिसकी वजह से फिलहाल जो आपका 1962 है वहां पर जाकर चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि 1952 में 54 में पंचशील एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पीस की बात कही जा रही थी। और चाइना क्या करता है, उसके बाद 1959 में रोड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देता है। तो और 1959 में ही आपके दलाई लामा भी आ जाते हैं इंडिया के अंदर। तो उसके बाद चाइना इन सब चीजों से परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर 1962 के अंदर जो वॉर है वो डिक्लेयर कर देता है इंडिया के ऊपर। और इंडिया को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। इंडिया का यही मानना था 1962 से पहले कि चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और वैसे भी अगर चाइना अटैक करना चाहे तो वो इतने बड़े हिमालयस को क्रॉस करके भारत में एंट्री करे और यहाँ पर अटैक करे, ये काफी कम पॉसिबल नजर आता था। बट चाइना ने ऐसा किया, 1962 के अंदर चाइना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। और क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी या फिर इंडिया की आर्मी थी वो इस तरह की वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तो 1962 की जो वॉर है भारत जो है वो चाइना से हार जाता है। अब ये वॉर हारने के बाद ही जो है इंडिया क्या है, उसको अक्साई चीन जो ये वाला हिस्सा था चाइना ने हथिया लिया था। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर यहाँ पर बात करें, तो इन सब हिस्सों को चाइना ने उस वॉर के दौरान जो है अपने चाइना की टेरिटरी में कैप्चर कर लिया था। ये हुआ आपका 1962 तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका अगेन जो क्या हुआ, इंडिया और चाइना के जो संबंध हैं उनमें सुधार की कोशिश जो है वो की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा और चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो संबंध थे धीरे धीरे करके नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस टाइम के बाद भारत की सरकार को ये रियलाइजेशन हो चुकी थी कि चाइना और इंडिया के रिलेशन जो हैं, चाइना बिल्कुल शो करता है ऐसा कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, बट वो नहीं होता है, चाइना के इंटेंशंस वैसे नहीं है। तो होता क्या है कि 1987 में जो आपके अरुणाचल प्रदेश को जब स्टेटहुड दिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा ये वाला हिस्सा जब इसको स्टेटहुड दिया जाता है तो चाइना इस पर भी प्रोटेस्ट करता है। उसका कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जो है वो चाइना का है, तो उसको इंडिया कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसे स्टेटहुड कैसे दे सकता है, राज्य कैसे बना सकता है भारत के अंदर, जबकि वो चाइना का हिस्सा है। तो इस चीज पर चाइना क्या है, ऑब्जेक्ट करता है। उसके बाद 1996 में अगेन एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाली सारी लाइन जो चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर है इसको LAC कहा जाता है। यहाँ पर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1996 के अंदर, जिसमें चाइना और इंडिया अपने बॉर्डर एरिया पर शांति बनाए रखेंगे, इसकी बात की जाती है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि 2003 में जब सिक्किम की फॉर्मेशन होती है, सिक्किम को इंडिया का स्टेट बनाया जाता है, एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा दिया जाता है, तो उस चीज पे भी चाइना क्या करता है, उस चीज को मान लेता है। अरुणाचल प्रदेश में उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो सिक्किम वाला पॉइंट था उसमें उसने, चाइना ने उस चीज को मान लिया। अब ये सुधार का एक नजर आ रहा था कि शायद सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना क्या है, भारत की तरफ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, 2017 के अंदर आप रिसेंटली देखेंगे तो डोकलाम वाला इशू हुआ था, जहां पर जो चाइना है उसने डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में देखने को मिला था। डोकलाम एक्चुअली में है कहाँ, अगर मैं बात करूं तो ये आपको नजर आएगा, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर आपको नजर आएगा। ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर सिक्किम और जो इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर आपको ये डोकलाम जो है वो नजर आएगा इस जगह पर। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर दी, क्योंकि चाइना का जैसे मैंने बताया उनका एक्सपेंशन की पॉलिसी है, और वो एक्सपेंशन इस तरह से नहीं करते
कि एक बारी में पूरा सिक्किम हथिया लेंगे, धीरे धीरे करके सिक्किम की थोड़ी थोड़ी टेरिटरी जो है उसको हथियाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वो जो आपका कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें 2020 में, तो 2020 के अंदर भी इंडिया और चाइना के बीच में गालवान जो इंसिडेंट है वो देखने को मिला था। अब ये गालवान इंसिडेंट कहाँ हुआ था, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर आपको देखने को मिलता है। वहां पर इंडिया क्या कर रहा था कि इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्शन किया था। अब इंडिया को जब पता लगा 1962 के बाद, तो लगातार इंडिया को ये एहसास हो ही रहा था कि चाइना और जो है इंडिया के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जगह ऐसी है जहां पर कब्जा करना चाहता है। तो इंडिया को क्या अपने बॉर्डर सिक्योर करने थे, तो इंडिया ने जो लेह है, लद्दाख के अंदर जो लेह है, वहां से बॉर्डर तक के लिए रोड बनाने की कोशिश की। और इस चीज को लेकर चाइना, अब बना तो हम इंडियन टेरिटरी के अंदर ही रहे थे, तो चाइना इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहीं पर आपका जो गालवान जगह पड़ती है लद्दाख एरिया के पास ही, जहां पे आपकी पंगोंग त्सो लेक भी है, वहां पर गालवान इंसिडेंट होता है 2020 के अंदर, और वहां पर हमारे बहुत सारे जो सैनिक है वो मारे जाते हैं। देखिए इंडिया और चाइना का जो पीस एग्रीमेंट है उसके अंदर सिंपली ये ऐसा कहा गया है कि कोई भी जो इंडियन आर्मी होगी या चाइना की आर्मी होगी वो वेपन्स का यूज नहीं करेगी बॉर्डर पर, ठीक है। बेशक वो गन्स कैरी करते हैं लेकिन उनको फायर करना अलाउ नहीं था पीस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो गालवान इंसिडेंट होता है उसके अंदर चाइना क्या करता है, अनएथिकल तरीके से जो हथियार है उनका यूज करता है, और हमारे बहुत सारे जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं उस केस के अंदर। सो ये फिर से दोबारा क्लियर हो गया कि चाइना के इंटेंशंस क्या हैं। अब ये सारी चीजें जो थी वो चली आ रही थी हिस्टोरिकली, जो हमने स्टार्टिंग से बात की 1947 जब देश आजाद हुआ था उससे लेके अभी तक। अब ये पूरा चीज था जो आपने समझी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरह से डेवलप हुए। आगे अगर बात करें तो हमें अपने आंसर्स में क्या क्या चीजें जो है मेंशन करनी है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप मेंशन करेंगे द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज लॉन्ग स्टैंडिंग इशू दैट हैज रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड फॉर दिस सेवरल डिकेड्स। ऑब्वियसली आजादी के टाइम से ये चला आ रहा है। द प्राइमरी एरिया ऑफ द कंटेंशन आर द वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर मतलब अक्साई चीन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हमने बताया वेस्टर्न सेक्टर which involve the Aksai Chin region and the eastern sector which include the अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। This dispute has significant political, historical and the strategic implication for the both countries and the broader region। अगर historical factors की बात करें क्या क्या है, the boundary dispute has its root in the historical complexities including conflicting territorial claims इनहर्टेड फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स रह रहे थे उस टाइम से आपका कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज हो गया था। द मैकमोहन लाइन ड्रॉन बाय द ब्रिटिशर्स इन 1914। 1914 में जो मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को शो करती है, ये ब्रिटिशर्स ने साइन की थी। डिमार्केटेड द बाउंड्री इन द ईस्टर्न सेक्टर बट वाज रिजेक्टेड बाय द चाइना। तो 1914 में ये आपकी लाइन जो थी वो डिमार्केट की गई थी। 1914 से लेकर 47 की बात करो, 49 की मैं बात करूं, इतने साल बीत जाते हैं, वहां पर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में चाइना इस चीज का क्लेम करता है कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम इसे नहीं मानते हैं। तब जाके ये आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। द लैक ऑफ द कंसेंसस ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट, कन्फ्लिक्टिंग मैप्स, डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटीज, कि जो ट्रीटीज साइन हुई हैं ब्रिटिशर्स के बीच में, तिब्बतन्स के बीच में, उसको चाइना मानने से मना कर देता है। चाइना अपने अलग से मैप शो करता है और उन मैप्स के अंदर वो इंडिया के हिस्सों को अपने टेरिटरी में बताता है। हिस्टोरिकल मैप है बेशक, लेकिन ट्रीटीज तो साइन हुई है ना। इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में, तिब्बतन्स के बीच में, और जो पुराने ट्रीटीज है चाइना उसको मानने से मना कर देता है। सो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। दिस हैड लेड टू द कंट्रास्टिंग नैरेटिव्स एंड फर्दर डीपनिंग द डिस्प्यूट्स, और इसी वजह से क्या है डिस्प्यूट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। जो मैं आपको लासा की बात बता रहा था, ये वो आपका लासा है, और यहीं से आपका जो दलाई लामा जो है एंटर किए थे आपके इंडिया के अंदर। अब देखिए पॉलिटिकल और नेशनलिस्टिक फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट है उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पोजीशन ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना। द बॉर्डर इशू ऑफन बिकम्स एंटविन्ड with the domestic politics, making it challenging for either side to compromise with the facing political backlash। कहने का मतलब ये कि चाइना की कंट्री जो है उसकी, अगर मैं एक बात करूं, फादर के तौर पे माओ जेडोंग को देखा जाता है, वो उनके सबसे पहले के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अब उनकी थ्योरी ये थी माओ जेडोंग की कि इंडिया जो चाइना है
उनकी 5 फिंगर की थ्योरी थी, पाम फिंगर थ्योरी जिसे कहा जाता है। उसमें ये था कि जिस तरह से एक हाथ होता है, उसका पाम होता है ये वाला हिस्सा और आगे 5 फिंगर्स होती हैं, उस तरह से तिब्बत जो है वो एक पाम है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये वाले जो हिस्से हैं ये वो फिंगर्स है जहां पर चाइना का कंट्रोल होना चाहिए। अब इस आइडियोलॉजी के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, वो चाहती है कि इन सभी हिस्सों पे वो कब्जा करें। अब ये आइडियोलॉजी वहां के लोग भी फॉलो करते हैं और जो लोग हैं उनको लुभाने के लिए चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार ये जो कन्फ्लिक्ट हैं इनको ताजा करते रहते हैं, ताकि जो वहां के लोग हैं उनको लगे कि चाइना जो क्या है अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे हटा हुआ नहीं है। पहली चीज तो ये होगी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के केस में भी क्या होता है, जब यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि गालवान का इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए चाइना के खिलाफ। अब देखिए गवर्नमेंट जो होती है कई बार तो वो अपनी पर्सनल चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो रिलेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती हैं। कई बार क्या होता है जो प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर जो आम जनता से आता है उसके अकॉर्डिंग भी जो क्या है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो अगर इस तरह के जो डिसीजन है बड़े बड़े डिसीजन, वो अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो उनके ऊपर, राजनीतिक अगर कोई गेन लेना हो उस चीज को सोचकर अगर पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो इन डिस्प्यूट्स को बढ़ा भी सकता है। आगे अगर बात करें, द बॉर्डर डिस्प्यूट इज ऑफन सीन एज द मैटर ऑफ नेशनल प्राइड सोवर्निटी लीडिंग टू दी हाईलाइटेड इमोशंस एंड द पब्लिक सेंटिमेंट्स। जैसे मैंने बताया ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, कई बार प्राइड के बारे में भी बात होती है, सोवर्निटी के बारे में भी बात होते हैं कि कोई हमारे देश में किस तरह से आ सकता है। लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो ये चीज देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये मुश्किल हो जाता है कि किसी कोई नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो निकल पाए। स्ट्रेटेजिक कंसर्न के बारे में अगर बात की जाए, द डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन होल्ड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ड्यू टू दी देयर प्रोक्सिमिटी टू द तिब्बत एंड द हिमालय। अब देखिए तिब्बत और हिमालय जो है काफी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो बॉर्डर है इसी एरिया में पड़ते हैं तिब्बतन और हिमालयन रीजन में। तो ये स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी जो है दोनों कंट्रीज के हैं, चाइना और इंडिया के। इस वजह से भी ये जो डिस्प्यूट है देखने को मिलते हैं। कंट्रोल ओवर दिस एरिया प्रोवाइड एडवांटेज सच एज द मिलिट्री एक्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। अब देखिए हिमालय में होता क्या है ना, पहाड़ है, पहाड़ की हाइट पर अगर आप बैठे हो तो आपको वहां से सब नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप इजीली अपने जो एरिया है, कंट्री है, उसको सिक्योर कर सकते हो। तो अगर कोई भी कंट्री, इंडिया और चाइना की बात करें, अगर वो हिमालयाज या फिर इस एरिया पे कब्जा कर लेता है कंप्लीटली, तो एक एडवांटेजियस पोजीशन होगी उस कंट्री के पास, क्योंकि वो आसपास की सभी जगहों पे निगरानी रख सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आपका जो इन हिस्सों पे चाइना जो है कब्जा करना चाहता है। The unresolved boundary dispute has led to the occasional military standoff and tension, raising the concern about the potential of armed conflict. The incident like 1962 Sino-Indian War demonstrate the gravity of the issue and its potential to escalate. 1962 की जो वॉर थी वो हमें बताते हैं कि किस तरह से इश्यूज इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आपकी क्या है मिलिट्री या फिर आपका जो आर्म्स कन्फ्लिक्ट भी जो है वो देख सकते हैं, हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक राइज ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अब दोनों कंट्रीज क्या है इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं, तो वो भी क्या करती हैं डिस्प्यूट को और बढ़ाती है, क्योंकि एक आर्मी के तौर पे देखा जाए तो मिलिट्री के तौर पे देखा जाए वहां तो आप लड़ ही रहे हो। सो इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज जो है वो डेवलप कर रही हैं, तो वहां पर भी क्या है कंपटीशन देखा जा सकता है और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है कब्जा होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो है ये लैंड जो एरिया है उनके ऊपर जो ये आपको देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अगर बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो इन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि चाइना जो है वो भी हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहां तक क्या है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसने स्टार्ट कर रखे हैं, चाहे वो रोड की बात हो, डैम्स की बात हो। और इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के भी बहुत सारे वहां पे प्रोजेक्ट हैं। देखिए इंडिया का कंसर्न जो है वो एक जेन्युइन कंसर्न है। इंडिया का हमेशा से ही चाइना की तरफ क्या रहा है, फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ाने का एक इंटेंशन रही है, लेकिन चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से इंडिया जो क्या करना पड़ता है अपने जो बॉर्डर एरिया जो है उनको सिक्योर करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना ने क्या है एक हाईवे बना रखा है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, और ये बॉर्डर एरिया पे बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेलवेज हैं
जो कि क्या देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच रहा है। डोकलाम का जो हिस्सा है वहां तक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बिल्कुल बात करें ईस्टर्न सेक्टर में, तो यहाँ पर भी एक जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी है। अब ये चाइना क्यों करता है कि किसी भी केस में अगर चाइना को अपनी मिलिट्री है जो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचानी पड़े वॉर के केस में, तो वो इजीली क्या है उसको पहुंचा सके। तो अब इन चीजों से निपटने के लिए भारत को भी क्या करना पड़ेगा, भारत को भी यहाँ पर अपनी रेलवे जो है वो बनानी पड़ेगी, जो रोड है उनकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज द रोड, रेलवेज, मिलिट्री बेसिस नियर द डिस्प्यूटेड एरिया रेज द कंसर्न अबाउट द स्ट्रेटेजिक एनक्रोचमेंट एंड द टेरिटोरियल क्लेम्स। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिलेगी आपको, द बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैज बीन इम्प्लीकेशन बियॉन्ड द इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप, इट इफेक्ट द रीजनल डायनामिक्स within neighboring countries closely observing the situation. The involvement of the external powers could potentially complicate this issue of the further. देखिए एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट कि इंडिया और चाइना क्या है, बहुत बड़ी दो कंट्रीज है जो कि आपको एशिया में नजर आएंगी, और अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट होता है तो पूरा जो साउथ एशियन या फिर एशियन जो कॉन्टिनेंट है, ये पूरा रीजन क्या है थोड़ा सा इनस्टेबल हो जाएगा। तो अभी इन दोनों कंट्रीज को ही रिक्वायरमेंट है कि ये जो इशू है इसको बैठकर रिजोल्व करे। द अनरिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट हैम्पर्स द रीजनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स, impedes the economic cooperation, creates the instability in the already volatile region। तो इन दोनों की वजह से मतलब ये जो अगर सिचुएशन क्रिएट होती है कंफ्लिक्ट वाली, तो उससे इस रीजन में जो है शांति जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगी। लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, इन कंक्लूजन द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉम्प्लेक्स इशू विद द हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल डायमेंशन। इट्स रिजोल्यूशन रिक्वायर बोथ कंट्रीज टू डिस्प्ले पॉलिटिकल विल, engage in the constructive dialogue and consider mutually acceptable compromises। कि कुछ इस तरह से डायलॉग जो है वो कंडक्ट करने पड़ेंगे डिप्लोमेटिकली कि जो दोनों कंट्रीज हैं वो क्या करें, उन चीजों को मान पाए। अचीविंग अ पीसफुल एंड लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन टू दिस डिस्प्यूट वुड नॉट ओनली बेनिफिट बोथ नेशंस बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन दी ब्रॉडर रीजन। और इससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, एक पीस बनी रहेगी कुछ इस पूरे एरिया में जो आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे गोला क्लासेस की तरफ से दो कोर्सेज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, एक 2999 का, एक 7999 का। बोथ कोर्सेज टीओ के लिए हैं। और इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, अगर आप 2999 का कोर्स बाय करते हैं तो आपको हमारे यहाँ पर जो जितने भी प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग आपका हरियाणा जीके है, एनवायरमेंट है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है। और साथ में आपको बुकलेट्स देखने को मिलेगी हमारी, जो आपके लिए सफिशिएंट होगी एग्जाम के लिए। अगर आप 7999 का जो कोर्स है उसको बाय करते हैं तो उस केस में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारे प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज जो होगी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी आंसर्स कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, और जो चेकिंग है वो भी हमारी फैकल्टी के द्वारा की जाएगी। सो ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, HPSC TO 2023 के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।